डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चिंतक, संवेदनशील राजनेता, प्रखर वक्ता, देश में समाजवाद की विचारधारा के प्रणेताओं में से एक। डॉक्टर लोहिया भारतीय राजनीति का ऐसा नाम है जिसके बगैर भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। आजादी के बाद जब देश नए सिरे से अपने आधारभूत ढांचे को गढ़ रहा था, तब कई शख्सियतें सामाजिक राजनीतिक तौर पर नवनिर्माण की दिशा को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रही थी। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी के विचारों को विरासत में पाए लोहिया ने न केवल उनके सपनों के भारत को साकार करने की कोशिश की, बल्कि कई मायनों में सफलता भी पाई। भारतीय राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सबसे बड़ी भूमिका रही समाजवादी विचारधारा की संकल्पना को साकार करना। धर्म, भाषा, प्रांत, विचारधाराओं और जातीय विघटन में बटे समाज को समानता में लाने का प्रयास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ताउम्र करते रहे। सभी को एक समान दर्जा और समान अवसर मुहैया कराने का प्रयास उन्होंने किया। चूंकि भारत में आम आदमी पर किसी भी तरह के पड़ने वाले प्रभाव की जिम्मेदारी राजनीति की ही रहती है, इसलिए डॉक्टर लोहिया ने सामाजिक बदलाव के जरिए राजनीति को हथियार बनाया। उन्होंने राजनीति में समाजवाद का प्रयोग किया। समाजवादी राजनीति की विचारधारा देश हित में थी, तो इसका सफल होना स्वाभाविक था। वर्तमान परिदृश्य में चाहे वो सामाजिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में, लोहिया के चिंतन मनन और दूरदृष्टि का प्रतिबिंब साफ तौर पर झलकता है। वर्षों पहले कही गई डॉक्टर लोहिया की बातों की आज कितनी जरूरत है, उस दौर में उनके भाषणों, उनके लेखों से साफ स्पष्ट होता है। सालों पहले ही डॉक्टर लोहिया ने भारत के भविष्य में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं से अवगत करा दिया था। भारत पाक विभाजन, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, धर्म, राजनीति, शायद ही ऐसा कोई विषय होगा जिस पर लोहिया ने बात नहीं की। कला का संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, जिसको लेकर आज देश में चिंता की लहर है, देश के एक राजनेता ने बहुत पहले ही इन सब से सचेत कर दिया था। यूं आदमी में बराबरी की कोई प्राकृतिक या कुदरती भावना है, मैं तो ऐसा मानता हूं। पूरी न हो, चाहे थोड़ी बहुत हो, कुछ लोग माने चाहे न माने, इनकार करें, तो छोटी मोटी बातों का तो ऐसा ही सीधा सा जवाब हो जाता है। जैसे मिसाल के लिए लोग कह दिया करते हैं कि उंगलियां क्या बराबर हैं, या जैसे नदियों को कभी देखने जाओ तो पता चले कि बरसात के दिनों में वो कृष्णा नदी है तो एक सेकंड में 1 करोड़ 10 लाख क्या है, 1 करोड़ 10 लाख या 11 लाख ऐसे कुछ है, 1 करोड़ 10 ही लाख होगा। 1 सेकंड में घन फीट पानी बहा देती है। और जो गर्मी के बहुत सूखे दिन होते हैं उनमें कुल 500 फीट। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण लोग दे दिया करते हैं कि इतनी असमता है, तो असमता है प्रकृति का नियम, न कि समता। इस पर मैं एक बहुत छोटी सी बात कह देता हूं कि प्रकृति का नियम जो भी हो, लेकिन मनुष्य का नियम होना चाहिए समता। डॉक्टर लोहिया की एक बड़ी खूबी ये थी कि वे कभी हवा में बात नहीं करते थे। जो भी कहते
गहन अध्ययन और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। दरअसल उन्होंने हर चीज को राजनीति के ढांचे में ही ढालकर बातें बताने का प्रयास किया। लोहिया राजनीति को और जीवन के दूसरे क्षेत्रों को बहुत अलग अलग नहीं रखते। जैसे बाद में उनका ये कथन बड़ा प्रचलित हुआ कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। तो ये इससे लगा कि वे भारत को ज़्यादा कहीं गहरे स्तर पर समझते सोचते हैं। और एक बार उनसे पूछा गया था कि मैंने गायक गायिकाओं में आप किसको पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अख्तरी बेगम फैजाबादी। तो मुझे लगा कि लोहिया की जो दृष्टि है कला और संस्कृति के बारे में, क्योंकि जिन लोगों ने लोहिया को पढ़ा है उनको मालूम होना चाहिए और सब जानते भी हैं कि वह जो धर्म के या संस्कृति के क्षेत्र के सवाल थे उनके बगैर राजनीति के सवालों पर नहीं सोचते थे, क्योंकि ये सवाल मानस तैयार करते हैं। देश भ्रमण के साथ विदेश का भ्रमण कर डॉक्टर लोहिया ने हर जगह की संस्कृति सभ्यता का गहन अध्ययन किया। पश्चिमी सभ्यता या भौतिकतावाद की लालसा कितनी भयावह स्थिति पैदा कर सकती है, उसका मंथन भी देश के समक्ष प्रस्तुत किया। एक आंदोलन जो 60 के दशक में खासा चर्चित रहा, अंग्रेजी हटाओ, उसके प्रणेता डॉक्टर लोहिया ने हमें समझाया कि अंग्रेजी भारत की स्थितियों में कितनी घातक है। आज के समय में अंग्रेजी जिस तरह हावी हो रही है और उसके प्रभाव से राष्ट्रीय खासतौर पर क्षेत्रीय भाषाएं उपेक्षा का शिकार हो रही हैं, इसका आभास डॉक्टर लोहिया को बहुत पहले हो गया था। अंग्रेजी का विरोध इस मायने में बिल्कुल नहीं था कि यह भाषा सब कुछ तहस नहस कर देगी, बल्कि इसके पीछे की कल्पना ये थी कि भविष्य में यह हमारी जड़ों को नष्ट कर देगी। अंग्रेजी हटाओ की तरह ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई आंदोलन चलाए। हिमालय बचाओ, नदियों के संरक्षण के महत्व को भी समझाया। बचपन से ही आंदोलनकारी प्रवृत्ति के लोहिया अन्याय अत्याचार के खिलाफ सदैव संघर्षरत रहे। 1920 में मुंबई में पढ़ाई कर रहे लोहिया ने लोकमान्य तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय में हड़ताल की। विलायत में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें देश में क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बारे में पता चला, तो बर्लिन में चल रही लीग ऑफ नेशंस की बैठक में दर्शक दीर्घा से सीटी बजाकर उन्होंने विरोध प्रकट किया। मौका मिलने पर विदेश में पढ़ाई करने गए लोहिया ने शोध का विषय चुना नमक सत्याग्रह, जिस पर गुलामी के दौर में एक बड़ा आंदोलन हो चुका था। डॉक्टर लोहिया को जानने समझने और उनके विचारों के अनुयायी ये मानते हैं कि आजादी के बाद भी लोहिया देश को सत्याग्रह के रास्ते पर ले गए, वही सत्याग्रह जिसने देश की आजादी में अमूल्य योगदान दिया। लोहिया का हिंदुस्तान में जो योगदान है उसको कई अर्थों में हम लोग देख सकते हैं। एक योगदान उनका जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि उन्होंने आजादी के बाद भी सत्याग्रह को जिंदा रखा। विदेश में पढ़ाई खत्म कर संघर्षमय तौर पर देश लौटे डॉक्टर लोहिया ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया। कई बार जेल गए, कठिन यातनाएं भोगी। 7 जून 1940 को 11 मई के दिन सुल्तानपुर में दिए गए भाषण के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 जुलाई को भारत सुरक्षा कानून की धारा 38 के तहत 2 साल की सजा हुई। डॉक्टर लोहिया की गिरफ्तारी पर गांधी जी ने लिखा, लोहिया और दूसरे कांग्रेस वालों की सजाएं हिंदुस्तान को बांधने वाली जंजीर को कमजोर बनाने वाले हथौड़े के प्रहार हैं। सरकार कांग्रेस को सिविल नाफरमानी आरंभ करने और आखिरी प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि कांग्रेस उसे उस दिन तक स्थगित करना चाहती है जब तक इंग्लैंड मुसीबत में हो।
इसी बीच गांधी जी ने बंबई में कहा, जब तक राम मनोहर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं। इस देश में गांधी जी को के नेतृत्व में और उनको अगर देखा जाए तो उनके साथ के सारे खंभों को देखना चाहिए, जो खंभों ने गांधी जी की विशाल प्रतिमा को अपने कांधों पे संभाला हुआ था। उन खंभों में से एक खंभा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। आजादी के आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब डॉक्टर लोहिया ने भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। भूमिगत रहते हुए डॉक्टर लोहिया ने जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने जैसे कई पुस्तकें लिखी। 20 मई 1944 को डॉक्टर लोहिया को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर जेल में उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। 1945 में डॉक्टर लोहिया को आगरा जेल भेज दिया गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता आई, जिसके प्रतिनिधि डॉक्टर लोहिया से मिलने आए। इसी बीच डॉक्टर लोहिया के पिता हीरालाल की मृत्यु हो गई, लेकिन लोहिया ने सरकार की कृपा पर पेरोल पर छूटने से इनकार कर दिया। 11 अप्रैल 1946 को उन्हें आगरा जेल से रिहा कर दिया गया, मगर आंदोलनकारी प्रवृत्ति के लोहिया भला शांत कैसे रहते। 15 जून को ही पंजिम में गोवा मुक्ति आंदोलन की पहली सभा की, लेकिन 18 जून को आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो दौर था जब देश में विभाजन की लकीर खिंच रही थी और एक दूसरे के भाई होने का दावा करने वाले लोग अपनों के ही दुश्मन बन बैठे थे। देश में बन रही इस घातक स्थिति से गांधी जी बेहद चिंतित थे। ये तो तय था कि गांधी जी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। इस बात पर डॉक्टर लोहिया भी उनसे सहमत थे। गांधी जी के साथ डॉक्टर लोहिया ने भी देश में पनप रही हिंसा को रोकने का प्रयास किया। 14 अगस्त 1947 की रात को भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा ली। देश में डॉक्टर लोहिया का प्रभाव आजादी के बाद उस वक्त तेजी से पड़ा जब समाज में कई मायनों में विघटन तेजी से पैर पसार रहा था। देश को आजादी तो मिल चुकी थी, मगर अशिक्षा और अंधविश्वास की वजह से समाज बटा हुआ था। डॉक्टर लोहिया ने अपनी राजनीतिक भागीदारी में इसी विघटन को खत्म करने की कोशिश की। नवनिर्माण के लिए सबसे अहम संपत्ति जो देश के पास थी वह था संविधान। डॉक्टर लोहिया ने संविधान को सही मायनों में स्थापित करने का काम किया। संविधान को सही रूप में स्थापित करने का अगर किसी ने कोई काम किया है और उसके लिए संसद के मंच का इस्तेमाल किया है, तो जो कुछ लोग रहे हैं, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा बड़े सांसद हैं जिनमें मेरे ख्याल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सबसे कम समय के लिए संसद में रह पाए, लेकिन उन्होंने इसके लिए सबसे बड़ा काम किया। और उसका कारण यह था कि वो ये मान के चलते थे कि संसद आपके जन आंदोलन की पूरक है। सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद डॉक्टर लोहिया मूल्यों की राजनीति ही करते रहे। राजनीति की महत्वाकांक्षी विडंबना के बीच महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के विपरीत अपनी राजनीति के आयामों को गढ़ा। लोहिया अक्सर कहते, सत्ता के लिए पहला प्रयोग नहीं होता, मकसद परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की नीति पर भरोसा रखने वाले डॉक्टर लोहिया ने राजनीति के माध्यम में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की तो वह थी पहली बार गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हुए
लगभग आधा दर्जन राज्यों में उस दौर में सत्ता की एकमात्र पर्याय बन चुकी कांग्रेस के एकाधिकार को खत्म कर नई सरकारों का गठन। लोग आमतौर पर मानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने एक दलीय सत्ता को समाप्त किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि उस समय कांग्रेस अविजित पक्ष के रूप में उभर चुकी है। और उसका कारण यह था कि पहले ही आम चुनाव में 1952 में समाजवादी जो वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा कर रहे थे बुरी तरह पराजित हुए थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने उस समय ये कहा कि सत्ता के लिए पहला प्रयास नहीं होता है, पहला प्रयास होता है चीजों को बदलने के लिए। और उन्होंने फिर आंदोलन करने की लोगों को एक प्रवृत्ति जगाई। उसके लिए लोगों ने जब उनका साथ दिया तो सब लोगों को मालूम है कि 1967 के चुनाव में देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। और तब लोगों को समझ में आया कि न सिर्फ राज्यों में बल्कि देश में भी ऐसी सरकार बन सकती है जिसमें आप कुछ खास मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे तय कर लें और इसको बदल दें। संसद में डॉक्टर लोहिया द्वारा दिए गए भाषण बेहद विचारोत्तेजक होते थे। देश के लगभग हर समसामयिक विषयों पर वह विस्तार से बात करते थे। वर्ग और जात के दो धुरियों के बीच में या दो कोनों के बीच में झूला झूलता रहा है, पेंग लेता रहा है। वर्ग है ढीली जात और जात है जकड़ा वर्ग। अगर मान लो छोटी सी परिभाषा देनी पड़े तो मैं ये कहूंगा, जब कोई वर्ग तो जानते हो ना, ये जैसे मान लो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, खेत मजदूर वर्ग है, ये सब वर्ग हैं जो आर्थिक स्थितियों, आर्थिक बराबरी गैर बराबरी और आर्थिक लेन देन, दांव पेच, कम ज्यादा, कशमकश, पैदावार, मशीन वगैरह इस स्तर पर से बने हैं। ये है वर्ग। ये तो कुछ ढीले ढाले होते हैं, एकदम ढीले तो नहीं होते। एकदम ढीले अगर हो तो फिर जात बनने की गुंजाइश नहीं रहे। सरकार की नीतियों का विरोध, जनता के मसलों पर सरकार का ध्यान खींचना, जब तक वे सदन में रहे लगातार अपनी बात रखते रहे। किसी भी विषय पर बात रखने से पहले लोहिया का अध्ययन इतना जबरदस्त होता था कि कई बार कटघरे में खड़ी सरकार के पास भी जवाब नहीं होता था। डॉक्टर लोहिया जो बात कहते उससे अक्सर विरोधी भी सहमत रहते। जो उनके कुछ विरोधी भी थे वो भी डॉक्टर लोहिया के मुद्दों से सहमत हुआ करते थे। तो अब तो इस समय देश में केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में मिलीजुली सरकारें चल रही हैं और ये सरकारें यही दावा करती हैं कि हम मुद्दों पर एक हुए हैं। और अगर ये मुद्दों पर एक हुए हैं तो इन लोगों को उन सारी चीजों को देखना चाहिए जो बहुत पहले हमें बता चुके हैं डॉक्टर लोहिया, इस तरह के बहुत सारे नेता हैं, उसको लागू कर देना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। डॉक्टर लोहिया को जानने समझने वाले उनकी शैली से बेहद प्रभावित थे। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद सामान्य जीवन शैली के प्रति सबका आकर्षण होता था। लोहिया के साथ काम करने वाले उनसे प्रभावित थे। साथ ही युवाओं में भी लोहिया का खास आकर्षण था। डॉक्टर लोहिया युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते थे। जो उनके साथ काम करने की इच्छा रखता उसकी पूरी मदद भी करते थे। अटल बहादुर सिंह एक ऐसा ही नाम है जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में रहकर राजनीति के गुर सीखने का मौका मिला। उनके साथ एक बार संवाद हो जाए तो आपका दिल नहीं भरता था, दिल करता था इनसे सीखते रहे, पूछते रहे। मैं तो विद्यार्थी नेता था,
सेकेंड ईयर में पढ़ता था, जब मेरे फर्स्ट ईयर में था जब उनसे परिचय हुआ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर उनके साथ खूब नजदीक में रहता था। डॉक्टर लोहिया बॉस सब कुछ थे हमारे लिए। मैंने आराध्य कहा तो केवल शब्दों के ढांचे में फिट करने वाला आराध्य नहीं, सचमुच में आराध्य थे। आज भी नागपुर आने के बाद उनके नाम का वाचनालय खोला, जो जो चीजें उनको प्रिय थी वही चीजें उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अंग्रेजी में दस्तखत क्यों करते हो, तो हिंदी में जो शुरू किए, तो आज 1962 से लेके आज तक 38 वो और 12 ये, यानी 50 साल हो गए मुझे। 28 और 12 40 साल हो गए सही करते हुए। लोहिया ने मुझे किताबें पढ़नी सिखाई। 50 सही बोले थे आप। लोहिया ने मुझे किताबें पढ़नी सिखाई, लोहिया ने मुझे बोलना सिखाया, लोहिया ने मुझे देशभक्ति सिखाई, लोहिया ने मुझे आम आदमी के दुखों को में शरीक होकर आंखों के आंसू छिपाकर उनके लिए कुछ करना सिखाया। लोहिया, there has never been anybody like लोहिया, कोई हो ही नहीं लोहिया जैसा। अपने मार्गदर्शन में भावी पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने के साथ ही अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लाने का प्रयास लोहिया ने किया। आजादी के बाद में एक ऐसा विचार देश में आया था, चला था कि अब सत्याग्रह की या सिविल अफर की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश आजाद हो गया है। पर लोहिया ने कहा कि नहीं, सतत सिविल अफर की आवश्यकता है। और आज़ादी के बाद भी लोगों को लोहिया ने सत्याग्रही बनाने का प्रयास किया, सत्याग्रह के रास्ते पे ले गए। तो उसका उद्देश्य उनका ही था कि देश में जनचेतना कायम रहे और जनचेतना के माध्यम से बदलाव हो। लोहिया कई बार कहते थे कि जो विधायिकाएं हैं ये बांझ संस्थाएं हैं और कोई भी अच्छा कानून अकेले संसद से नहीं बन सकता है जब तक कि सड़क पर जनता न निकले। तो लोहिया लगातार जनता को लड़ाने के संघर्ष के रास्ते के प्रेरित करते थे। दूसरा, लोहिया ने जो राजनीति में एक विसंगति पैदा हो रही थी, कथनी और कंडी का विभेद, लोग जो भाषण करते थे, लोग जो बोलते थे, उस पर अमल नहीं करते थे। लोहिया ने एक परिपाटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया तो कहा कथनी और करनी में एकता होना चाहिए, और कथनी और करनी की एकता के माध्यम से सिद्धांत और कर्म को जोड़ने का काम किया। एक लोहिया का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भारतीय लोकतंत्र के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को जिंदा रखेगा था। देश की राजनीति में वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने वाली व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उस दौर में जब लोहिया अपनी पार्टी की नींव को मजबूत करने की पहल कर रहे थे, तब भी ऐसी किसी भी तरह की व्यवस्था का सहारा नहीं लिया जो राजनीति के लिए खतरनाक बन जाए। यहाँ तक कि जननेता के पिछले दरवाजे से सदन में जाने की प्रवृत्ति पर भी उन्हें आपत्ति थी। इसलिए लोहिया भले ही वोटों की राजनीति में अपने दौर के नेताओं से पीछे रहे हों, मगर राजनीति की परिभाषा की सार्थकता को बरकरार रखने में उन्होंने सफलता पाई। डॉक्टर लोहिया के जीवन में उनके पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत रही तो उनके कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की फौज। पार्टी में कार्यकर्ता किसी भी नेता से कम नहीं होता, यहां तक कि उनका स्थान सबसे ऊपर होता। वरिष्ठ पत्रकार जुगनू शारदेय के पास मौजूद इस उदाहरण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मेरे एक रिश्ते के नाना थे डॉक्टर गया प्रसाद गुप्ता, होम्योपैथ के डॉक्टर थे जो बड़े भारी लोहियावादी और बड़े भारी समाजवादी थे। उनके थैले में समाजवादी पार्टी का 1934 से लेके उस दिन तक का सारा वो प्रस्ताव वगैरह होता था, और उनका जो पर्चा छपता था उस पर छपा होता था गुप्ता जोशी लोहिया का है ध्यान, कब होगा जनता का मान। तो मैंने उनसे पूछा कि नाना, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता तो आप नहीं हैं, तो सबसे पहले आपका नाम क्यों? बोला कि मैं काज करता हूँ, मुझसे ही नेता बनता है।
और लोहिया हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, इसलिए मेरे बाद उनका नाम। और जोशी यानी SM जोशी महाराष्ट्र के थे, उस वक्त वो संयुक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम। जुगनू शारदेय के मुताबिक संगठन, कार्यकर्ताओं और परिस्थितियों की समझ जो डॉक्टर लोहिया के पास थी वह किसी अन्य नेता में नजर नहीं आती। गांधी के पास विषयों को समझने की जो परख थी वह समझ सिर्फ लोहिया में ही देखी गई। ये मैं मानता हूं कि अपने देश का आज जो पुराने और नए भी नेता लोग हैं, उनमें जो सबसे अच्छी समझ किसी के पास थी वो लोहिया के पास थी। और वो समझ लोहिया की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है इतिहास चक्र, अंग्रेजी में किताब अंग्रेजी में है, व्हील ऑफ द हिस्ट्री, उसमें है। बाकी उनकी जितनी चीजें हैं वो भाषण के तौर पे, चाहे किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया हो या लोकसभा में भाषण दिया हो। और दूसरी बात है कि आज जो बहुत बड़ी सारी समस्याएं हैं, उनमें से लोहिया ने कुछ समस्याओं के बारे में सोचा, बहस की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जितने गांधी जी से प्रभावित थे, उतना ही गांधी जी लोहिया से। कई मामलों पर गांधी जी लोहिया से मशवरा लेते, बावजूद लोहिया स्वयं को कुजात गांधीवादी कहते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। डॉक्टर लोहिया खुद को नास्तिक कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। इसका यह मतलब नहीं है कि धर्म में उनकी आस्था नहीं थी। शायद धर्म के नाम पर चल रहे आडंबरों ने उनके मन को चोटिल किया होगा। डॉक्टर लोहिया का धर्म पर बड़ा गहन अध्ययन था। रामकृष्ण और शिव पर रखी उनकी सोच विचारणीय है। इतिहास चक्र नामक किताब भी उन्होंने लिखी है। डॉक्टर लोहिया के विभिन्न लेख उनकी सोच को बयां करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के धुर विरोधी डॉक्टर लोहिया ने इस व्यवस्था को देश में वर्ग व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक माना और इसके लिए जगह जगह आंदोलन चलाया। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में हाशिए पर पड़े मजदूर, गरीबी से बदहाल आम जनता की आवाज बनकर उनके लिए डॉक्टर लोहिया ने लड़ाइयां लड़ी। लोहिया जी का जो हमारे को शिकवन मिली वो ये मिली कि समाजवाद, समाज में उसकी मध्यस्थी करना और अमीर और गरीब में उसका फर्क कितना होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने हमारे को बताया। बड़ी बड़ी कंपनी वाला उसको देता है 200 रुपया, उस समय में 200-300 रुपया प्रति माह, और वो कमाता था कम से कम 1000-1200 रुपया। तो ये जो फर्क है, ये फर्क समाजवाद में नहीं चलता, इसलिए वो फर्क कम होना चाहिए। मजदूर को 5 की जगह 10 देना चाहिए। और उन्होंने कंपनी लगाया तो उन्होंने सारे मजदूर को बांट के ज्यादा से ज्यादा उसने 20% खाना चाहिए, जिसका मकान का किराया विराया वगैरह वगैरह उसमें होना चाहिए। लेकिन जो फर्क है वो फर्क ज्यादा है। गरीब उस समय में 2 पैसा कमा के अपना परिवार कैसा गुजारा करता था, बच्चों की पढ़ाई कैसी करती थी, दवा दारू कैसी होती थी, ये सारी मुसीबत उस समय में हर गरीब लोगों को रहती थी, मजदूर वर्ग को। तो ये फर्क निकलना चाहिए, इसलिए हमने कई बार मोर्चे निकाले, कई बार आंदोलन किए। 60 के दशक में लोहिया की ख्याति ऐसी हो गई कि आम आदमी उनके शब्दों में अपनी पीड़ा को महसूस करने लगा। डॉक्टर लोहिया जहां भी जाते उन्हें सुनने वालों की भारी भीड़ वहां उमड़ती। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में लोहिया का प्रभाव देखा गया। लोहिया हमने 2 विभिन्न आयोजनों में उनको देखा। इस शहर के मुझे लगता है कि 62 के करीब की बात होगी। ये हमने उनको इतवारी के शहीद चौक में उनका व्याख्यान था, तो हम सुनने के लिए वहाँ चले गए थे। हमने जब उनको सुना तो हमको लगा कि उस समय की जो समस्याएं थी, लगा कि मुझे मेरी समस्याओं को लेकर ही वे बात कर रहे हैं, तो लगा कि ये आदमी कहीं अलग लगता है।
हरीश अड्यालकर भी उन्हीं में से एक हैं जो लोहिया से इतने प्रभावित हुए कि अपना जीवन उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। सन 1962 में कहीं लोहिया का भाषण सुना तो समझ गए कि यही आम आदमी की तकलीफ है जो लोहिया के शब्दों में महसूस होती है। सरकारी नौकरी से निवृत्त होने के बाद अब नागपुर में लोहिया अध्ययन केंद्र चला रहे हैं, जहां लोहिया को समझने समझाने का प्रयास विगत कई वर्षों से जारी है। 62 साल इस आजादी को हो रहे हैं, कहीं लगता है कि एक हम लोग कुछ ऐसी दिशा में काम करें जो लोहिया के बहुआयामी व्यक्तित्व को हमें कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग कुछ किताबें निकालते हैं, लोगों तक प्रसारित करने के लिए अलग अलग विषयों पर गोष्ठियां कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन मूल जो उनका राजनीति का पिंड है उसको छोड़कर भी उनका जो एक मौलिक कार्य है जिसको हम बताना चाहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि समाजवादी विचारधारा सामाजिक विसंगतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में समाजवाद की संकल्पना को साकार करने की कोशिश की। काम तो आजादी के बाद में ही शुरू हो गया था, मगर कामयाबी थोड़ी देर से हाथ में लगी। आम चुनावों के बाद मई 1952 में पचमढ़ी में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ। चुनाव में हार के बाद लोहिया ने चुनावों की पराजय पर बात करने के बजाय ठोस विचारों की ओर पार्टी को ले जाने का विचार दिया। करीब 2.5 घंटे के अपने भाषण में लोहिया ने समाजवाद पर विस्तार से प्रकाश डाला। पार्टी के इसी अधिवेशन में नागपुर की युवा समाजवादी लीलाताई चितले ने भी भाग लिया था। इस अधिवेशन में लीलाताई ने करीब से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जाना। डॉक्टर लोहिया की सोच, उनके विचार देशहित और विकासोन्मुख भारत का सपना था, यह लीलाताई को आभास हुआ। अत्यंत प्रगल्भ बुद्धिमत्ता, उतनी ही प्रखर देश के प्रति प्रीति, सपना ऐसा था उनका कि हर कोई इंसान इस देश का जो हकदार है उसके पास नागरिकत्व की अधिकार जो है वो मिले। मैं सक्रिय राजनीति में तब नहीं थी जब वो खासदार थे तब, लेकिन मैं उनके ये तो पढ़ती थी, वो जो खासदार करके वो पार्लियामेंट में जो भाषण करते थे मैं पढ़ती थी, और फिर मुझे बहुत ही उनके लिए सही में गर्व लगता था। आजादी के बाद परिवर्तनशील राजनीति के दौर में डॉक्टर लोहिया के प्रयोग प्रभावशाली थे, जो आज भी हैं। अगर भारतीय राजनीति को डॉक्टर लोहिया का थोड़ा वक्त और मिल जाता तो तस्वीर कुछ और होती। मेरे देश का दुर्भाग्य है, गांधी जी बहुत जल्दी चले गए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुत जल्दी चले गए, और डॉक्टर लोहिया बहुत जल्दी चले गए। यदि लोहिया जी और बाबा साहेब आम्बेडकर एक दूसरे का साथ दे सकते थे तो आज जो हम देख रहे हैं चित्र, राजनीतिक चित्र, देश का सामाजिक चित्र, देश की आर्थिक परिस्थिति जो देख रहे हैं, शायद वह हमें देखना ना पड़ती। डॉक्टर लोहिया का भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान है। उन्होंने अपना जीवन देश की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर लोहिया ने राजनीति के माध्यम से समाजवाद लाने का हर संभव प्रयास किया। पार्टीवाद से ऊपर उठकर राजनीति करने के तरीके में बदलाव लाने का भी प्रयास किया। चरित्र को बेहद महत्व देने वाले लोहिया ने न सिर्फ राजनेताओं के सामने उदाहरण पेश किया, बल्कि अपने जीवन जीने के ढंग में यह भी समझाया कि खुद की आत्मसंतुष्टि से ज्यादा
समाज को ऐसी चीजों की आवश्यकता है जिससे कि बेहतर समाज निर्माण की दिशा प्रबल हो सके। 23 मार्च को जन्मे लोहिया ने सिर्फ इसलिए कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि इस दिन देश के वीर सपूत भगत सिंह शहीद हुए थे। देश को आजादी मिलने से पहले ही अलग अलग मंचों से समाजवादी विचारधारा को प्रभावी ढंग से दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। 3 जुलाई 1951 को उन्होंने समाजवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। देश की सरकार के जन विरोधी फैसलों पर न केवल चिताया, आंदोलन किया, बल्कि हक के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। लोहिया ने चौखंबा राज्य की कल्पना को रखा। वर्षों से समाज में दबे कुचले गए लोगों के लिए पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा दिया। नागपुर में 26 से 28 नवंबर 1954 को हुए पार्टी के सम्मेलन में केरल गोलीकांड पर केरल मंत्रिमंडल का इस्तीफा मांगा। 1963 में फर्रुखाबाद संसदीय सीट से लोकसभा पहुंचे। इस दौरान लोकसभा में दिए गए उनके भाषण, बहस पर देश में खूब चर्चा हुई। संसद में लोहिया की 3 आना बनाम 15 आना की बहस बेहद चर्चित रही। इस बहस में उन्होंने 18 करोड़ की आबादी के 4 आने पर जिंदगी काटने और प्रधानमंत्री पर प्रतिदिन 25,000 रुपए खर्च करने का मुद्दा उठाया। डॉक्टर लोहिया मौलिक एवं ठेठ देशी चिंतक थे। आजादी के बाद डॉक्टर लोहिया के मन में भारतीय गणतंत्र को लेकर ठेठ देसी सोच थी। अपने इतिहास, अपनी भाषा के संबंध को वो देसी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर सोचा करते थे। डॉक्टर लोहिया खुद को नास्तिक कहते जरूर थे, मगर अपनी जड़ों से उनका खास लगाव था। शिवरात्रि पर रामायण मेले का आयोजन उन्हीं की कल्पना थी, जो आज भी जारी है। राजनीतिक शुचिता के पक्षधर लोहिया ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाली सरकार से इस्तीफे की मांग कर इस बात का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। लोहिया चाहते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में सफाई और भलाई तभी आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें। डॉक्टर लोहिया ने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। हर विषय पर उनके द्वारा रखे गए विचार उनके कई लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित हैं। भारत विभाजन पर एक आम भारतीय नागरिक के मन की पीड़ा को तार्किक रूप से लोहिया ने अपनी पुस्तक गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन, भारत विभाजन के अपराधी में व्यक्त किया। जनता में व्यवहारिक संवाद के लिए लोहिया ने मैनकाइंड नामक पत्रिका शुरू की। साथ ही जन का संपादन किया, जो लोगों के लिए आत्मीय संवाद का जरिया थी। देश की महत्वपूर्ण शख्सियत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके इरादे हिमालय की चट्टानों की तरह मजबूत और अटल थे, उन्होंने 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। हर वक्त देश के गरीब, दबे कुचले लोगों के बारे में सोचने वाले डॉक्टर लोहिया, जो तब देश के बड़े राजनेताओं में शुमार थे, मृत्यु शैया में झूलते वक्त भी लोगों की ही चिंता कर रहे थे। खुद को मिलने वाली सुविधा से नाराज लोहिया कहते थे, मुझ अकेले के लिए इतनी सुविधा, देश में ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें जरूरी चिकित्सा भी मुहैया नहीं हो पाती। जीते जी देश के सामने आदर्श रखने वाले डॉक्टर लोहिया मृत्यु के बाद भी सीख दे गए। दिल्ली में टहलते वक्त कभी डीजल शवदहन गृह देखा था। इच्छा के अनुरूप चंदन की लकड़ी को दरकिनार कर वही मिट्टी में मिल गए। वे अक्सर कहते थे, मैंने जो कुछ कहा उसे लोग सुनेंगे जरूर, शायद मेरे मरने के बाद।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज इतिहास है। भविष्य के इतिहास के लिए किया गया उनका मंथन, उनकी बातों की कितनी आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लोहिया की मृत्यु को 50 बरस बीत गए। ना जाने उनकी बातों को गंभीरता से लेने में देश को कितना वक्त और लगेगा।